नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक से चैप्टर नंबर 5 को आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा जो 5th चैप्टर है वो कौन सा है? ये है हमारे पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण आप इसको देख सकते हैं, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेट करना या पदार्थों को अलग अलग करना। पदार्थों को क्या करना दोस्तों? सेपरेट करना या अलग अलग करना या पृथक्करण करना। यही क्या है, इसके सिनोनियम है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को कवर करेंगे हम। तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा कौन सा है? 5th चैप्टर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या है दोस्तों? हम ऐसे बहुत सारे पदार्थ देखते हैं जिसमें क्या करना है, उस मिश्रण से पदार्थों को क्या करते हैं दोस्तों? हम पृथक करते हैं। आगे देखिए, चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनी या छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी हम चाय बनाते हैं या चाय बनाने के बाद उसको क्या करते हैं हम दोस्तों? उसको छलनी के माध्यम से छानते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। जब हमारी चाय कंप्लीट हो जाती है बनकर, तो उसको क्या करते हैं हम? छलनी के माध्यम से उसको छानते हैं और उनको क्या करते हैं? पदार्थों को पृथक्करण करते हैं। पदार्थों का क्या करते हैं दोस्तों? पृथक्करण करते हैं। चाय अलग हो जाती है और चाय पत्ती क्या हो जाती है दोस्तों? उससे अलग हो जाती है। देखिए, चाय की पत्तियों को चाय चिल्त या छलनी द्वारा पृथक करना। आगे देखते हैं, फसल कटाई के पश्चात, जब फसल कटाई होती है, फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। तो दोस्तों, क्या करते हैं? अनाज को भूसे से क्या करते हैं? हम अलग करते हैं, यानी कि पृथक करते हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। तो दोस्तों, दूध या दही से क्या निकाला जाता है? मक्खन निकाला जाता है। जैसे कि हमने अध्याय 3 में सीखा है, जैसे कि क्या दोस्तों? हमने अध्याय 3 में सीखा है कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हम कपास को ओढ़ते हैं। उसको किससे? कपास को अलग करने के लिए, रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? कपास को ओढ़ते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था। देखिए, आगे चलते हैं। कदाचित आपने नमकीन दलिया अथवा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उसे क्या करते हैं दोस्तों? सावधानी पूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। सावधानी पूर्वक क्या कर दिया होगा दोस्तों? बाहर निकाल दिया होगा। जैसे कि आप देखते हैं, कभी हम पोहा या कोई भी चावल वगैरह खाते हैं, उसमें हम हरी मिर्च वगैरह डाल देते हैं। अगर जो वो चटपटी होती है तो उनको क्या कर देते हैं दोस्तों? हम उनको हटा देते हैं, यानी कि उनको हम उस चावल और पोहा से निकाल देते हैं। वो ही क्या होता जाता है दोस्तों? पृथक्करण हो जाता है। देखिए, आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया है। तो आप क्या करोगे? इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक बर्तन में रख देंगे। क्या यह सही है? तो दोस्तों, क्या है, आपका अगर जो किसी में क्या रखे, एक टोकरी में अमरूद भी रखे हैं और आम भी रखे हैं और आपसे बोला जाए कि इनको पृथक्करण करना है, यानी कि अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? किसी दूसरी टोकरी में या तो आम को या अमरूद को, उनमें से किसी एक को क्या करोगे दोस्तों? आप निकाल दोगे और उनको दूसरी टोकरी में डाल दोगे। देखिए, ये क्या है? दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। क्या करा जाता है दोस्तों? मक्खन को घी से या दूध से क्या करा जाता है दोस्तों? अलग किया जाता है। देखिए, आगे देखते हैं। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा? कल्पना कीजिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी असंभव है। तो क्या करा जाता है दोस्तों? अगर जो हम किसी मिट्टी में कोई छोटे छोटे कण होते हैं तो उनको पृथक करना बहुत ही क्या होता है दोस्तों? असंभव होता है, यानी कि कठिन होता है। कल्पना की, यदि आपको रेत और
नमक के मिश्रण से। क्या करना है दोस्तों, रेत और नमक के मिश्रण से। देखिए, रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो उनको क्या करना है दोस्तों, तो उनके मिश्रण के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना भी क्या है दोस्तों, असंभव है। हम उनको क्या कर सकते हैं, हाथ के द्वारा या हस्त चयन द्वारा हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, हम उनको पृथक नहीं कर सकते हैं। देखिए आगे देखते हैं पहेली। परंतु पहेली यह जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। क्या होती है दोस्तों, हमें आवश्यकता ही क्यों होती है। देखिए क्रियाकलाप 1, सारणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा 3 में दिखाया गया है। यद्यपि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। आप प्रत्येक, देखिए ये क्या है, पृथक्करण प्रक्रम है और ये उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण अवयवों को हम क्या करते हैं, देखिए चावलों से पत्थरों को पृथक करना। क्या करना दोस्तों, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, यानी कि चावलों से पत्थरों को निकालना। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। तो दोस्तों दूध से क्या निकालते हैं, हम मक्खन निकालते हैं। चाय की पत्तियां पृथक करना, चाय की पत्तियां पृथक करना। देखिए उद्देश्य क्या है, दो विभिन्न परंतु उपयोगी पदार्थ को पृथक करना। अनुपयोगी अपव्ययों को दूर करना, जो कि हमें अनुपयोगी है, जिनका हमें उपयोग नहीं है, जो जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उनको क्या करना है दोस्तों, हटा देना है, उनको अलग कर देना है। हानिकारक अवयवों तथा अशुद्धियों को दूर करना, या किसी भी चीज में क्या होते हैं दोस्तों, हानिकारक अवयव होते हैं, उनकी अशुद्धियों को दूर करना। उनकी क्या करना दोस्तों, उनकी अशुद्धियों को दूर करना, जिससे कि क्या हो जाए, वो हानिकारक पदार्थ जो है या हानिकारक अवयव जो है वो दूर हो जाए। पृथक्करण अवयवों को हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को क्या करते हैं दोस्तों, फेंक देते हैं। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं प्रक्रम का, उसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का प्रयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उसमें से किसी पदार्थ में से हानिकारक पदार्थों को निकाल देते हैं, या हानिकारक पदार्थों को निकाल कर उनको क्या फेंक देते हैं, और जो हमारे उपयोगी हैं उनको हम रख लेते हैं, या जो अनुपयोगी होते हैं उनको अलग निकाल देते हैं। देखिए आगे देखते हैं पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप तथा द्रव भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव तथा गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण करते हैं जिनकी गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है। अत्यधिक क्या दोस्तों, भिन्नता है। आगे देखते हैं पृथक्करण की विधियां। इसमें क्या है दोस्तों, पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां होती है। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग हमने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। देखिए फर्स्ट क्या है, हमारी हस्त चयन विधि। फर्स्ट क्या है दोस्तों, हमारी हस्त चयन विधि, यानी कि हाथों के द्वारा जो किसी चीज को पृथक्करण किया जाता है, हाथों के माध्यम से जिसको पृथक्करण किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हस्त चयन विधि बोलते हैं। आगे देखते हैं, देखिए क्रियाकलाप 2, दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्नकण पाते हैं? एक ही प्रकार के अन्नकण पाते हैं। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, टूटे हुए अन्न कण तथा अन्य क्या होते हैं दोस्तों, खाद्य कण होते हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य अन्न कणों को इससे पृथक कीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, जब हम कोई भी चीज मार्केट से लाते हैं तो उसमें क्या है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। किसके, पत्थर के भी हो सकते हैं, भूसे के भी हो सकते हैं, डंडियों के भी हो सकते हैं। तो उनको क्या करा जाता है दोस्तों, हाथों के माध्यम से, यानी कि हस्त चयन के माध्यम से उनको अलग किया जाता है। उनको क्या कराया जाता है दोस्तों, अलग किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं, हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कण, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में
किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्राय बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। क्या दोस्तों, हम कोई भी चीज जिसमें क्या होती है, कंकड़ होते हैं या कोई भी अशुद्धि होती है, तो जिसको हम हाथों के माध्यम से अलग करते हैं, तो उसमें क्या है दोस्तों, कुछ ही पदार्थ क्या होते हैं दोस्तों, कुछ ही पदार्थ जैसे कंकड़ होते हैं, कोई भी डंडियां होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ ही पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हाथों के माध्यम से आसानी से अलग किया जा सकता है। हाथों के माध्यम से दोस्तों अलग किया जा सकता है, कोई भी परेशानी ज्यादा नहीं होती है। देखिए, अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन, अनाज से किया जा रहा है दोस्तों, उनका हस्तचयन द्वारा पृथक्करण किया जा रहा है। देखिए आगे देखते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? देखिए, आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे। देखिए आगे देखते हैं, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक भूसे पौधों की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा भी होगा, गांव में जब भी आप जाते होगे तो वहां पे या कहीं भी जहां भी अनाज जो होता है, गेहूं होते हैं या चावल होते हैं, तो उसमें क्या है, वो गट्ठर बांध दिए जाते हैं। तो उनमें क्या है, गेहूं और चावल के वो गट्ठरों में क्या है, उसी में होते हैं। तो उनको गेहूं और चावलों को अलग करना, उनको गेहूं और चावलों को क्या करा जाता है दोस्तों, अलग किया जाता है। अब वो कैसे अलग किया जाता है, अब आपको ये ही इसमें देखना है। देखिए आगे देखते हैं। आमों तथा अमरूदों को वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है? तो फिर दोस्तों, उनको कैसे पृथक किया जाता है, अब देखते हैं। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों? थ्रेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? थ्रेसिंग बोलते हैं। सूखे पौधों की जो डंडियां होती है, यानी कि जिसको हम इकट्ठा करते हैं, उससे अन्य कणों तथा अनाज को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम थ्रेसिंग बोलते हैं। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? थ्रेसिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। जब हम अन्य डंडियों को पीटते हैं, तो उससे पीटने के पश्चात क्या हुआ जाता है दोस्तों? अन्य कण जो हैं हमारे अलग हो जाते हैं। अन्य कण क्या हैं? अलग हो जाते हैं। आगे देखते हैं। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैल की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो क्या किया जाता है दोस्तों? कभी कभी इनका अनाज को अलग करने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी दोस्तों किया जाता है, आपने देखा भी होगा। देखिए, ये हमारी क्या हो रही है? ये थ्रेसिंग विधि है। ये क्या दोस्तों? थ्रेसिंग विधि है। ये क्या है? ये जो डंडियां होती हैं उनको इस पर पीट रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये इस पर पीट रहे हैं। पीटने के पश्चात देखिए, ये हमारा क्या है? अन्न क्या हो गया है दोस्तों? हमारा अलग हो गया। और ये हमारी डंडियां बच जाती हैं। इसको क्या है, वो पीछे फेंक रहे हैं, पीछे उसको अलग से फेंक रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा निष्पावन। क्या आता है दोस्तों? हमारा निष्पावन। इसको देखते हैं। क्रियाकलाप 3। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए। इस मिश्रण को किसी देखिए आगे देखते हैं दोस्तों। किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर रखिए। मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के माप समान हैं? क्या हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को पृथक करना संभव है? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है, उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा
टेढ़ा कीजिए ताकि मिश्रण धीरे धीरे क्या हो जाए दोस्तों, नीचे फिसले। मिश्रण क्या दोस्तों, उसको नीचे फिसले। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या दोनों अवयव रेत तथा बुरादा या सूखी पत्तियां का पाउडर एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफलता हुई? आगे देखते हैं किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि क्या है दोस्तों, निष्पावन कहलाती है। क्या कहलाई जाती है दोस्तों, किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाई जाती है। दोस्तों आपने गांव में देखा भी होगा या कहीं भी देखा होगा, जब हम क्या हो जाते हैं किसी भी चीज में, जैसे कि अन्न में ही क्या हो जाती है, मिट्टी के धूल कण हो जाते हैं, मिट्टी क्या है उसमें मिल जाती है। तो उस मिट्टी जो होती है उसको हम कैसे अलग करते हैं, देखा होगा जब अब कोई हवा चलती है तो हम क्या है वहाँ हवा में जाते हैं और किसी ऊंची जगह पर खड़े हो जाते हैं। जब ऊंची जगह पर से हम उसको अनाज को छोड़ते हैं तो अनाज हमारा नीचे एक स्थान पर आ जाता है, और जो मिट्टी होती है या कोई भी भूसा होता है वो क्या है उड़कर दूर चले जाते हैं। वो क्या है दोस्तों, उड़कर दूर अनाज से अलग चले जाते हैं। यही विधि क्या कहलाई जाती है दोस्तों, निष्पावन विधि कहलाई जाती है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये क्या है दोस्तों, हमारी निष्पावन विधि है। ये महिला है और ये क्या कर रही है दोस्तों, अनाज से भूसा या मिट्टी, देखिए ये भूसा हो गया और ये हमारा अनाज हो गया, और ये इसी को क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों सूप बोलते हैं। आपने गांव में देखा होगा या सभी जगह सूप से ही क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको अलग करते हैं। सूप से ही अनाज को क्या करते हैं दोस्तों, हम साफ करते हैं। आगे देखते हैं निष्पावन का उपयोग पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आगे चलते हैं। भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं। तो क्या दोस्तों, भूसे के जो हल्के कण होते हैं वो पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। तो दोस्तों अनाज क्या है, वो अपना एक अलग ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजन में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों चालन विधि। क्या दोस्तों, ये हमारी चालन विधि है। तो दोस्तों देखते हैं चालन विधि क्या होती है। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। क्या होती है दोस्तों, कभी कभी हम आटे से हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और भी बहुत सारे व्यंजन होते हैं। देखिए हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों, आवश्यकता होती है, क्यों, उसमें जो चोकर होता है तथा अन्य अशुद्धियां होते हैं उनको पृथक करने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई रोटी बनाते हैं या कोई हम खाना किसी और कोई पदार्थ बनाते हैं तो हम आटे को चलनी के माध्यम से छानते हैं। तो उसमें क्या, जो बूर होती है, बूर जिसको अशुद्धि होती है, वो आटा से क्या हो जाती है दोस्तों, अलग हो जाती है। देखिए आगे देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी या छलनी का उपयोग करते हैं तथा उसमें आटा डालते हैं। क्या डालते हैं दोस्तों, छलनी में हम आटा डालते हैं और फिर आटे को क्या करते हैं, हम छानते हैं। देखिए ये चालन विधि होगी। ये क्या है दोस्तों, हमारा ये इस चलनी होगी, और चलनी में क्या है दोस्तों, ये आटा है। आटे को क्या कर रहे हैं, हम छान रहे हैं। तो छानने के पश्चात आटा हमारा अलग हो जाएगा, और जो बूर वगैरह होती है, जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वो क्या है दोस्तों, हमारे इस छलनी में रह जाते हैं। और उसका उपयोग किस में करते हैं, उसका उपयोग पशुओं के लिए करते हैं। उसका उपयोग दोस्तों पशुओं के भोजन के लिए उसको उपयोग करते हैं। देखिए आगे देखते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसों जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो क्या करा जाता है दोस्तों, पहले आटों की मील में गेहूं को पीसने से पहले क्या करा जाता है दोस्तों, गेहूं को साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है दोस्तों, हमारे सूप वगैरह से साफ किया जाता है, जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। उससे क्या करा जाता था, उससे भूसे तथा पत्थरों को अलग किया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरियों को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियों तथा भूसों को निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में
रह जाते हैं को क्या करा जाता है दोस्तों, दूर किया जाता है। उसमें कुछ क्या रह जाता है, थ्रेसिंग के माध्यम से जब हम गेहूं को डंडियों से अलग करते हैं तो उसमें क्या है, तो कुछ भूसा या कुछ कंकड़ रह जाते हैं, कुछ भूसा या कुछ कंकड़ रह जाते हैं या पत्थर रह जाते हैं। उनको क्या करते हैं हम दोस्तों, अलग करने के बाद ही हम आटे को, उन गेहूं को पिसवाते हैं। उन गेहूं को क्या करवाते हैं दोस्तों, पिसवाते हैं, जो कि हमारे खाने के काम में आते हैं, भोजन बनाने के लिए हमारे काम में आते हैं। आगे देखते हैं, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। चित्र को 5.7 में देखना है। तो देखिए दोस्तों, आपने बहुत, जब मकान बनाते हैं तो मकान में क्या करा जाता है दोस्तों, रेती जो होती है, तो रेती में जो कंकड़ वगैरह होते हैं उनको क्या करा जाता है, अलग किया जाता है, जिससे कि मसाला में ये कंकड़ वगैरह नहीं आए और कोई परेशानी हमें भवन निर्माण में नहीं आए। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा चलना है। तो इससे क्या करा जाता है दोस्तों, देखिए ये हमारी रेती छन्नी है और ये कंकड़ पत्थर जो होते हैं इनको इसमें ये चलनी में रह जाते हैं। इसमें क्या रह जाते हैं दोस्तों, ये कंकड़ पत्थर रह जाते हैं और इनको फेंक देते हैं, और जो हमारी रेती होती है उसको हम भवन निर्माण में उपयोग में ले लेते हैं। देखिए, आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4। कक्षा में एक छलनी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। क्या करा जाता है दोस्तों, चाक को आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं दोस्तों, पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को पृथक करने के लिए किया जाता है। पृथक करने के लिए किया जाता है। अब आता है दोस्तों हमारा अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, ये क्या है दोस्तों, ये भी हमारी अलग करने की विधियां हैं, पृथक करने की क्या है दोस्तों, विधियां हैं। इनको देखते हैं ये कौन कौन सी होती है और इसमें क्या क्या होता है। देखिए, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं, कैसे पृथक करते हैं? तो दोस्तों क्या होता है, कुछ इस प्रकार की विधियां होती हैं जो कि हम हस्तचयन द्वारा या निष्पावन द्वारा उनको अलग नहीं कर सकते हैं। जो हमारी क्या होती है, उसमें अशुद्धियां होती है किसी पदार्थों में, तो उसको हस्तचयन द्वारा तथा निष्पावन द्वारा अलग करना असंभव होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ये 3 विधियों का उपयोग करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जल से क्या करा जाता है दोस्तों, धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, कोई भी दाल वगैरह या चावल वगैरह, हम कुछ भी चीज बनाते हैं, हम अपना भोजन बनाते हैं, तो वो उसको भोजन को बनाने से पहले, दाल या चावल को बनाने से पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, उसको धोते हैं, उसमें हम जल डालते हैं। आपने देखा होगा, जब हम उसमें जल डालते हैं तो उसमें जो अशुद्धियां होती हैं तो वो क्या हो जाती हैं दोस्तों, वो अलग हो जाती हैं, उससे दाल वगैरह से अलग हो जाती हैं और वो ऊपर जल में तैरने लगती हैं। सारी की अशुद्धियां क्या दोस्तों, जल में आ जाती हैं, और उस जल को हम बर्तन को टेढ़ा करके हम क्या कर देते हैं दोस्तों, निकाल देते हैं। उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिससे कि हमारी दाल वगैरह क्या हो जाती है, अशुद्धियां अलग हो जाती हैं और फिर हम उसको खाना बनाने में उपयोग करते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों, अवसादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अवसादन बोलते हैं। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं।
तो दोस्तों अवसादन किसे कहते हैं? जब हम कोई भी जल मिलाते हैं, मिश्रण किसी भी मिश्रण में जल मिलाते हैं, तो जल मिलाने के पश्चात जो हमारे क्या होते हैं दोस्तों, भारी अवयव होते हैं, यानी कि भारी पदार्थ होते हैं, वो नीचे उस तली में क्या है, बैठ जाते हैं। तो उसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अवसादन कहते हैं। उसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निस्तारण बोलते हैं। देखिए अवसादित अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण कहते हैं। तो दोस्तों जब हम अवसादित जो मिश्रण होता है बिना हिलाए जल को जब मिट्टी सहित उड़ेलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निस्तारण। यानी कि जब हम जल को निकाल देते हैं और हमारा भारी पदार्थ जो होता है वो जो अवसादन होता है, जो प्रक्रिया अवसादित होती है, उसको क्या है, वो बर्तन में रह जाता है, और जो हमारा जो पानी होता है उसको हम निकाल देते हैं। उसी विधि को क्या बोलते हैं? हम निस्तारण बोलते हैं। आइए अब हम देखिए आगे देखते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिनमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्या करा जा सकता है दोस्तों? पृथक किया जा सकता है अवसादन तथा निस्तारण द्वारा। देखिए हमारा चित्र 5.8, किसी मिश्रण के दो अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना। देखिए ये मिट्टी एवं जल का मिश्रण है। क्या है दोस्तों? मिट्टी एवं जल। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, उसमें मिट्टी में जल मिलाया, तो मिट्टी क्या है दोस्तों, हमारे नीचे बैठ जाती है। मिट्टी क्या है दोस्तों? घुलित पदार्थ यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी हमारी क्या है, यहाँ पर रह जाती है, और जो जो जल होता है, जो हमारा प्रदूषित जल होता है जिसमें कि मिट्टी वगैरह घुल जाती है, तो वो क्या है, हम दोस्तों उसको निकाल देते हैं। उसको क्या कर देते हैं दोस्तों? हम निकाल देते हैं। देखिए आगे देखते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उसके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब हम कोई भी तेल वगैरह डालते हैं या किसी में या मिट्टी वगैरह डालते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद अगर जो हम उसको यूं ही छोड़ देते हैं तो वो क्या है, दो अलग अलग परत बना लेते हैं। दो अलग अलग परत बना लेते हैं, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, और जो घुलित जो मिट्टी है, जो मिट्टी का जो पानी होता है, वो ऊपर अलग एक अपनी परत बना लेता है। फिर उसको क्या किया जाता है दोस्तों? पृथक किया जाता है निस्तारण विधि द्वारा। देखिए आगे देखते हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब देखिए आगे देखते हैं, कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं। अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं दोस्तों? निस्यंदन बोलते हैं, यानी कि फिल्टर करना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब चाय को एक छलनी में डाला जाता है तो क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? निस्यंदन बोलते हैं, फिल्टर करना बोलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हम किसी जो प्रदूषित पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम विभिन्न प्रकार के माध्यमों से क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। जैसे कि हम जल को भी क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। आपने देखा होगा। उसी विधि को क्या बोलते हैं? फिल्टर करने की विधि को क्या बोलते हैं? हम निस्यंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? निस्यंदन बोलते हैं। देखिए आगे देखते हैं। अब सोचिए, तैयार चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? देखिए आगे देखते हैं।
आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नालों से गंदा जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी क्या होता है दोस्तों, पंकिल हो सकता है, यानी कि गंदा हो सकता है। विशेषकर बरसात के बाद क्या होता है, विशेषकर बरसात के बाद क्या होता है दोस्तों, जल में बहुत सारी गंदगियां मिल जाती हैं, बहुत सारी गंदगियां मिल जाती हैं। आपने देखा होगा नाले वगैरह फुल हो जाते हैं, तो नाले वगैरह जब इधर उधर से फुल हो जाते हैं तो वह सारा का सारा जो पानी है वो हमारा शुद्ध जल में जाकर मिल जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। आइए अब हम यह देखने की आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। क्रियाकलाप 5 देखिए, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। तालाब या नदी का क्या लीजिए दोस्तों, पंकिल जल लीजिए, यानी कि अशुद्ध जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल की सावधानी पूर्वक परीक्षण करें तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। क्या करना है दोस्तों, तालाब या नदी का पंकिल जल लेना है। अगर जो तालाब या नदी में से नहीं मिलता है आपको पंकिल जल, तो क्या करना है, उसमें से एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला देनी है और उसको आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। जल का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना है। फिर अपने परीक्षणों को क्या करना है दोस्तों, लिखना है। देखिए आगे देखते हैं। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के अंदर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? देखिए आगे देखते हैं। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, इसका निस्यंदन करना है। क्या चाय वाली छलनी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन यानी कि फिल्टर करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े से भुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र तथा रंध्र होते हैं। देखा होगा जब हम पनीर वगैरह भी बनाते हैं तो उसको कपड़े के माध्यम से क्या करते हैं दोस्तों, फिल्टर करते हैं। तो पानी हमारा अलग हो जाता है, जिससे पनीर बनता है वो क्या है दोस्तों, उस कपड़े में रह जाता है। फिर क्या उस चीज से क्या होता है दोस्तों, पनीर बनाया जाता है। उससे क्या दोस्तों, पनीर बना जाता है। ऐसे ही ये होता है, कपड़े के टुकड़े में बने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदन यानी कि फिल्टर करने के रूप में किया जा सकता है। फिल्टर करने के रूप में दोस्तों इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए आगे देखते हैं। यदि जल अब भी गंदा है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र अथवा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप के रूप में दिखाया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। तो दोस्तों हम जब फिल्टर करते हैं जल को या किसी भी पदार्थ को, तो वो क्या वो चलनी के माध्यम से या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जब जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा छोटे 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 क्या होते हैं दोस्तों, छिद्र होते हैं, जिसमें से वो पदार्थ निकल जाते हैं और जो भी अशुद्धियां होती हैं वो सारी की सारी क्या है दोस्तों, वहीं पर रह जाती हैं। वो सारी की सारी दोस्तों अशुद्धियां वहीं पर रह जाती हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम फिल्टर करना बोलते हैं। आपने पानी भी देखा होगा, पानी जो हम फिल्टर घर में लगवाते हैं तो उसमें फिल्टर में क्या होते हैं दोस्तों, बहुत ही छोटे 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 छिद्र होते हैं। उसके माध्यम से जल क्या होता है हमारा, फिल्टर होके फिल्टर में जाता है। फिल्टर होके क्या दोस्तों, उसके टैंक में जाता है और उस टैंक के पानी को क्या करते हैं दोस्तों, हम पीने के रूप में उसका उपयोग करते हैं। और जो हमारी अशुद्धियां होती है वो फिल्टर में ही रह जाती हैं और हम जल क्या हो जाता है, हमारा फिल्टर हो जाता है। देखिए आगे देखते हैं। शंकु कोने बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना। फिल्टर पत्र के उपयोग के रूप में निस्यंदन।
देखिए आगे देखते हैं। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने के लिए भी होता है। क्या होता है दोस्तों? पनीर बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर का इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। क्या करा जाता है दोस्तों? छलनी तथा कपड़े के माध्यम से उसको फिल्टर करके अलग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों वाष्पन। वाष्पन विधि क्या होती है? क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप देखिए आगे देखते हैं। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। चित्र 5.11। जल को उबालकर उड़ने दीजिए। जल को क्या है दोस्तों? उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? देखिए ये क्या है? हमारा जल है और इसमें क्या है दोस्तों? नमक मिलाया हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों? साल्ट मिलाया हुआ, नमक मिलाया हुआ, और इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद इसको छोड़ देते हैं और पानी क्या है दोस्तों? हमारा वाष्प विधि द्वारा क्या है दोस्तों? वाष्प विधि के द्वारा उड़ जाता है और उसमें क्या है दोस्तों? हमारा नमक रह जाता है। नमक क्या है दोस्तों? रह जाता है। देखिए नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना, ये क्या हो रहा है दोस्तों? हमारा गर्म हो रहा है। देखिए आगे देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया। जल को उसके वाष्पन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाष्पन बोलते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वो वाष्पन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। क्या होती रहती है दोस्तों? वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार से नमक कहां से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारणतः नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? आपने ये देखा होगा या पढ़ा भी होगा कि जो हमारे जो अत्यधिक समुद्र जो होते हैं, समुद्र के जलों में जो क्या होता है दोस्तों? अत्यधिक वो लवण युक्त क्या होता है? जल होता है। तो उसको अलग अलग गड्ढों, जो जल होता है उसको अलग अलग गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वो जो जल इकट्ठा किया है वो हमारा धूप के माध्यम से, सूर्य की रोशनी के माध्यम से वो जल गर्म होकर क्या हो जाता है? वाष्प द्वारा उड़ जाता है। वाष्प द्वारा उड़ जाता है। जब जल हमारा वाष्प विधि के द्वारा उड़ जाता है तो नीचे क्या बच जाता है दोस्तों? हमारा नमक बच जाता है। क्या दोस्तों? नमक बच जाता है और उसी को हम नमक को यूज करते हैं खाने के लिए। देखिए आपने ये देखिए, ये क्या समुद्र का पानी है। यहाँ पे क्या दोस्तों? ये समुद्र का पानी है और इस समुद्र के पानी को इकट्ठा किया हुआ है और यही पानी क्या है दोस्तों? बाद में वाष्पीकरण विधि द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो गर्म होकर उड़ जाता है। वो गर्म होकर उड़ जाता है और नीचे क्या बच जाता है? नीचे हमारा नमक बच जाता है। देखिए चित्र 5.12, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। क्या दोस्तों? नमक प्राप्त किया जा रहा है। देखिए आगे देखते हैं। पृथक्करण की एक विधि से अधिक विधियों का प्रयोग। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का प्रयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या दोस्तों? एक से अधिक विधियों की क्या है? में आवश्यकता होती है। ओनली एक विधि से ही हम पदार्थों को पृथक्करण नहीं कर सकते हैं।
क्रियाकलाप 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए, आप इसे कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसके कुछ जल मिलाइए। इसमें क्या दोस्तों, कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको निस्तारण या निस्यंदन के द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है, क्या आपने सोचा है कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था। आगे देखते हैं। अब इस निस्तारण द्रव से जल व नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं। क्या दोस्तों, आपने भाप निकलती देखी होगी टोंटी से, केतली की टोंटी से। देखिए जैसे कि ये वाष्पन तथा संघनन, ये हमारी क्या है, केतली रखी है और ये हमारी केतली क्या गर्म हो रही है। और केतली के मुंह पर ये क्या है, हमने एक बर्तन रख दिया है और उसमें क्या ये वाष्प हो रहा है। देखिए ये हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, यानी कि संघनन हो रहा है। और ये बूंदें क्या है दोस्तों, हमारी इस में गिलास में आ रही हैं, इस बर्तन में आ रही हैं। देखिए आगे देखते हैं। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। जिस पर क्या रखी हो दोस्तों, कुछ बर्फ रखी हो। देखिए दोस्तों, इस पर क्या रखी है, कुछ बर्फ रखी है। कुछ क्या है दोस्तों, इस पर बर्फ रखी है, कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसे कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। केतली के सारे जल को क्या दोस्तों, भाप में बदलने दीजिए। आगे देखते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। क्या हो बन जाती है दोस्तों, संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, संघनन द्वारा भाप बन जाता है। जल वाष्प से इसकी जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब आपने देखा होगा, हम इसको क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। देखिए केतली को हम गर्म कर रहे थे और इससे भाप क्या है, निकल रही थी। केतली के मुंह से भाप निकल रही थी और यहाँ पर जल क्या हो दोस्तों, इकट्ठा हो रहा था संघनन विधि के द्वारा। और ये जल कहाँ पे आ रहा था, ये हमारे एक बीकर में हम इसको इकट्ठा कर रहे थे भाप विधि के द्वारा। देखिए आगे देखते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है। तो आपने देखा होगा, जब हम किसी भी पदार्थ को या कोई सब्जी वगैरह बनाते हैं, दूध को उबालते हैं, तो उसको हम ढक देते हैं। तो ढकने के पश्चात जब हम उसको उबालते हैं, थोड़ी देर बाद उस प्लेट को हटाते हैं उससे, तो आपने देखा होगा उस पर क्या हो जाती है, विभिन्न सारी बहुत सारी क्या है, बूंदें बन जाती है, बहुत सारी जल की बूंदें बन जाती है। वो क्या दोस्तों, संघनन विधि, जल की बूंदों को देखा जा सकता है। वही क्या होती है दोस्तों, संघनन विधि के द्वारा वो क्या है, बूंदें बन जाती हैं। देखिए आगे देखते हैं। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है। तो क्या छूट जाता है दोस्तों, केतली में तो सारा जल क्या है, वाष्पित हो जाता है। जब सारा जल क्या हो जाता है दोस्तों, वाष्पित हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है, तो केतली में क्या बचता है, जो हमारा नीचे जो पदार्थ था वो ही नीचे हमारा रह जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्प तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। सफलतापूर्वक क्या दोस्तों, पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी, उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। देखिए आगे देखते हैं। क्या जल
किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या जल किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन विलयन बनाते हैं। क्या दोस्तों, क्या है? कई पदार्थ जल में घुल जाते हैं, कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन पदार्थों को जल में विलेय कहते हैं, यानी कि वो पदार्थ जल में क्या है, वो अच्छी तरह से घुल जाते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? जल की मात्रा एक निश्चित रहे और हम जो मिला रहे हैं उसकी मात्रा लगातार हम बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा? देखिए क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर तथा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उडेलिए। आधा कप क्या है दोस्तों? जल बीकर में उडेलिए। एक चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विडोलित कीजिए, यानी कि मिलाइए जब तक कि यह पूरी तरह न घुल जाए। फिर एक चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार एक एक चम्मच करके नमक मिलाते हुए विलोडित करते जाइए। क्या दोस्तों? एक एक चम्मच नमक उस पानी में मिलाइए और उसको मिलाते चले जाइए। एक एक चम्मच जल में उस पानी में नमक की डालिए और उसको लगातार मिलाते चले जाइए। यही विधि आपको लगातार करनी है, ये इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है? क्या दोस्तों, जब आपने देखा होगा जब हम किसी भी एक पदार्थ की मात्रा उसमें लगातार मिलाते चले जाते हैं तो उसमें कुछ अविलेयी पदार्थ क्या है, बच जाते हैं। तो इसी प्रकार नमक में हुआ है। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के पश्चात क्या है दोस्तों, कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में क्या हो जाता है, वो बैठ जाता है। यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता, इसमें और अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन क्या दोस्तों, संतृप्त विलयन यानी कि सैचुरेटेड विलयन कहलाता है। क्या कहलाया जाता है दोस्तों? संतृप्त विलयन कहलाया जाता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाया जा सकता है, यानी कि अब इसमें और भी विलयन नहीं हो सकता है। यदि हाँ, देखिए, यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन क्या कहलाया जाता है दोस्तों? संतृप्त विलयन कहलाया जाता है। देखिए आगे देखते हैं। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में, देखिए पहेली क्या कर रही है, नमक को जल में घोलना, नमक को क्या है, जल में घोला जा रहा है। रेत में, देखिए रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया है, जिससे पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। क्या कर सकती है वो दोस्तों? वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। उसको क्या करना था, उसमें और जल मिला लेना चाहिए था और उसको अपनी समस्या को वो हल कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? नमक क्या है दोस्तों, पहले से अधिक ज्यादा घोला जा सकता है। देखिए, आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्या करें दोस्तों? पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए। बीकर में क्या लेना है दोस्तों? जल लेना है तथा उसमें तब तक नमक मिलाना है जब तक कि इसमें और अधिक नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है दोस्तों? संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह नमक घुल गया? यदि हाँ, तो
क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? क्या करा जा सकता है दोस्तों? इसमें और गर्म करके इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। क्या करना है दोस्तों? 2 गिलास लेना है और प्रत्येक में क्या करना है? आधा गिलास पानी भरना है। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और देखिए दोस्तों, ये नमक है, ये चीनी है। जल में घुलने वाली पदार्थों की मात्रा, चम्मचों की संख्या। देखिए आगे देखते हैं। तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। एक एक चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक क्या दोस्तों? डालते जाना है जब तक वो घुलता चला जाए। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है वो सारणी 5.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 में आप यह जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की विभिन्न भिन्न मात्राओं को घोलता है? भिन्न भिन्न मात्रा को क्या करता है दोस्तों? घोलता है। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थों को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और अधिक पदार्थ न घुल सके तो यह क्या दोस्तों? संतृप्त विलयन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है दोस्तों? यदि विलयन में और अधिक पदार्थ न घुल सके तो संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाया जाता है दोस्तों? संतृप्त विलयन कहलाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख शब्द जो इस चैप्टर में यूज हुए हैं: मंथन, संघनन, निस्तारण, वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, संतृप्त विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पावन। ये क्या है दोस्तों? सारे के सारे हमारे इस चैप्टर में यूज हुए हैं वर्ड। अब देखिए आगे देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? हमारा सारांश है। देखिए, हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उनके अवयवों से पृथक करने की कुछ विधियां हैं। पृथक करने की क्या है दोस्तों? ये सारी की सारी विधियां हैं। आगे देखते हैं। अनाज से भूसा और पत्रों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए आगे, भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे देखिए, किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है, पृथक्करण में किया जा सकता है। देखिए आगे, रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चैप्टर और ये था हमारा सारांश। अभी देखिए और भी है। अभी देखिए आगे, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के विलयनों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलेय यानी कि जो मिले नहीं है, जो अविलेय है, अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। देखिए आगे, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। देखिए आगे, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है दोस्तों? जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक पदार्थ न घुल सके उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए आगे, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। क्या दोस्तों? किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। देखिए आगे, जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। जल क्या करता है दोस्तों? विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक से
5th चैप्टर को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो प्लीज दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जो भी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना चाहता है तो एनसीईआरटी की बुक से वो हमारी क्लास रेगुलर हमारी चलती हैं, तो उनको क्या कर सकता है वो दोस्तों इस रेगुलर के माध्यम के हमारी एनसीईआरटी की बुक से या वीडियो के माध्यम से वो पढ़ सकता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। वीडियो को दोस्तों लाइक करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और आपको किस किस टॉपिक पर दोस्तों वीडियो चाहिए। प्लीज आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करना, लाइक करना, बस आप सभी से यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।